चलिए बुआ, आज की क्लास में आज से क्लास जो चलेगा उसमें सेट का डिस्कशन किया जाएगा, ठीक ना। अब समझिए, इस सेट के डिस्कशन में आपको ये भी बता देंगे कौन सा डेट का एग्जाम हुआ है, ठीक ना। अभी जिस सेट का डिस्कशन चलेगा वह जो सेट हुआ है आपका हुआ है 19 फरवरी। कब का हुआ है बुआ? 19 फरवरी, ठीक ना, 2025। ये सेकेंड शिफ्ट में है। किस में है बुआ? सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ ये सारे के सारे क्या रहेंगे? प्रश्न रहेंगे आपको, ठीक ना। जो आपको सेट दिया गया है या जो हम अपलोड कर देंगे, ठीक ना, ये सारा का सारा कब का है बुआ? 19 फरवरी 2025। कौन से शिफ्ट का है? सेकेंड, एसएससी जीडी। किसका है बुआ? एसएससी जीडी है। अब इसमें क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन आया है एक एक क्वेश्चन का डिटेल्स में हम सॉल्यूशन करते चलेंगे, ठीक ना। यहाँ पे सेट डिस्कशन करने का मतलब होता है एक क्वेश्चन से लगभग 5 से 7 का क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ठीक ना। और जो भी डिस्कशन कराया जाएगा पूरा डिटेल्स में डिस्कशन कराया जाएगा, इसलिए। और ये आपको पर डे मतलब 1-2 दिन का, जैसे एक दिन आपका क्या चलेगा? सेट। 2 दिन उसका क्या होगा? डिस्कशन, ठीक ना। जैसे आज मैथ का डिस्कशन होगा, हम यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट का डिस्कशन कराएंगे, एक मैथ्स का और एक जीके जीएस का, ठीक ना। रीजनिंग ऐसे भी बच्चा सब बना लेता है और हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम जो कराएंगे जीके जीएस 2 को फंसावे करेगा और 2 को निकालेगा आपको, या तो मैथ्स नहीं तो जीके जीएस, ठीक ना। और रीजनिंग जिसको नहीं आ रहा है और रीजनिंग में जिसका कम नंबर आ रहा है, समझिए अब इसको एग्जाम देने नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसमें और मेहनत करने का जरूरी है। क्या कि जो बच्चा एग्जाम जिसका निकल रहा है कंफर्म समझिए कि उसका रीजनिंग सही होना चाहिए। यानी 20 को अगर रीजनिंग पूछ रहा है तो कम से कम आपको जो है धीरे धीरे आपका भी बढ़ जाएगा, 15 से ऊपर तो रीजनिंग सही होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये धीरे धीरे प्रयास से आपको आ जाएगा। लेकिन 2 चीज में कंटिन्यू ध्यान देना है। वो कौन सा हुआ? मैथ्स और जीके जीएस। ज्यादा रोल आता है कौन? जीके जीएस, अब मैथ्स, ठीक ना। तो आज से हम जो डिस्कशन करने वाले हैं किसका करेंगे? मैथ्स का और जीके जीएस का। तो पहला क्लास है, इस पहले क्लास में आपका किसका डिस्कशन होगा? तो इस पहले क्लास में जो आपका डिस्कशन होगा वो होगा मैथ्स का, ठीक ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं कि अगर जब भी क्वेश्चन खोलिएगा, ठीक ना, इसका जब भी क्वेश्चन खोलिएगा यहां से, तो इसमें सबसे बड़ा बात होता है कि एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चन होते हैं? 80। कितने क्वेश्चन होंगे बुआ? 80। 1 से लेकर आपका जो 20 तक क्वेश्चन नंबर है वो होता है रीजनिंग का। किसका होगा बुआ? रीजनिंग का, ठीक ना। उसके बाद जो 21 से लेकर जो आपका 40 तक क्वेश्चन होगा वो किसका होगा? वो होता है जीके जीएस। किसका होगा बुआ? जीके जीएस, करंट अफेयर्स। उसके बाद 41 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन होता है वो किसका होता है? मैथ्स का। किसका होगा बुआ? मैथ्स का। और उसके बाद 61 के बाद जो 80 वो क्वेश्चन होगा या तो आपका इंग्लिश रहेगा और नहीं तो आपका क्या रहेगा? हिंदी रहेगा, ठीक ना। या तो इंग्लिश नहीं तो कौन मिलेगा बुआ? हिंदी मिलेगा, ठीक ना। तो अगर मैथ्स क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा? 41 से। अगर जीके जीएस क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो कहां से? 31 से। तो अभी हम लोग किसका डिस्कशन करने वाले हैं? मैथ्स का। तो मैथ्स कहां से स्टार्ट होगा? 41 से। यानी 41 से लेकर 60 नंबर के पूरे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहला 41 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है? 576 है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा गौर से समझो, ये आया कब है? तो आया है 19 फरवरी को। कब आया है बुआ? 19 फरवरी 2025 एसएससी जीडी में। अब ध्यान समझना ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो आपको पता है किसका क्वेश्चन है? साधारण ब्याज का। कौन सा ब्याज का है बुआ? साधारण ब्याज, ठीक ना। अब साधारण ब्याज के साथ साथ एक कौन सा होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से मिला के 2-2-3 क्वेश्चन आता है। तो अगर साधारण ब्याज दिया हुआ तो हम साधारण ब्याज से थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आते हैं बनाने। इसमें कंसेप्ट क्या जानना है? सबसे पहले अगर कंसेप्ट जानना है कि सर साधारण ब्याज का बात किया जाए, किसका बात किया जाए? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब किसी को आप मूलधन देते, जैसे कि आपको CISI पढ़िएगा तो 2-3 बात देखना पड़ेगा। एक देखना पड़ेगा मूलधन। क्या होता है बुआ? मूलधन, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? P से। सर मूलधन होता क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि मूलधन होता क्या है। तो मूल मतलब जड़। मूल मतलब क्या हो गया? जड़। और धन मतलब जो मेरे पास धन है वो मेरा क्या है? मूलधन है। जो अभी आपके पास धन है वो आपका क्या है? मूलधन है, ठीक ना। आप किसी से लीजिए, कहीं से कमाइए, कुछ भी करके जो आपके पास आ गया वो आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, इस मूलधन को जब आप अर्न कर रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मेहनत है
है कि नहीं, हम कमा रहे हैं, मूलधन कमा रहे हैं, ठीक ना, तो मूलधन कमा रहे हैं तो मेहनत लग रहा है। अब इसके एवज में क्या होता है कि अगर किसी को जरूरत पड़ता है कि हमको रुपया चाहिए, ठीक ना, तो अगला व्यक्ति अपने मूलधन से किसी को देगा, अपने मूलधन से क्या करेगा, देगा। तो जब देगा तो उसके एवज में सामने वाले से वो कुछ लेता है, सामने वाले से क्या करेगा, लेता है, तो उसे हम लोग कहते हैं दर, उसके हम लोग कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं बुआ, ब्याज। क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, ठीक ना। अब ब्याज दो प्रकार के होते हैं, पहले ब्याज से पहले समझिए कि देगा, कुछ ना कुछ देगा, तो देने का कोई ना कोई शर्त होगा, देने का कोई ना कोई शर्त होगा, तो किस शर्त पे, तो जिस शर्त पे दिया जाता है उसे हम लोग दर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बुआ, दर कहते हैं। तो एक आपका आएगा दर, एक आपका कौन आएगा, दर, जिसे रेट कहा जाता है। क्या कहते हैं बुआ, रेट कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, आर से। अब भाई पैसा ले रहे हैं, कितना दिन के लिए ले रहे हैं, ये तो बात समझना पड़ेगा, कितना दिन के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, कितना साल के लिए ले रहा है। तो अगर उसमें अगर टाइम, ठीक ना, तो तीसरा चीज कौन आएगा बुआ, टाइम, जिसको हम लोग टी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बुआ, टी बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए, आपने जितना भी रुपया दिया, आपने जितना भी रुपया दिया, जैसे 10,000 रुपया दिया, तो 10,000 रुपया दिया, तो 10,000 रुपया के अलावे आपको कोई भी पैसा जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप पैसा दीजिएगा तो ऐसे दीजिएगा नहीं, एक क्या कीजिए, दर बांधे, दर के बाद क्या बांधे, समय बांधे, ठीक ना। तो उसके जितना भी मूलधन दिए रहिएगा उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा। क्या मिलेगा हुआ, एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा। तो जो मूलधन के अलावे अन्य रुपया होता है, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, ब्याज कहते हैं, ठीक ना। और यह जो ब्याज होता है 2 प्रकार का। यह ब्याज कितने प्रकार का, तो यह जो ब्याज होगा सर, यह ब्याज कितने प्रकार का होगा, तो यह ब्याज होगा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। इस ब्याज में एक को ब्याज को कहते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, SI, और एक को ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि एक को कहेंगे कौन सा, साधारण ब्याज, एक को क्या कहेंगे बुआ, साधारण ब्याज, और एक को कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। अब सर साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक ना, समझना है। साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान समझिएगा। अगर किसी को आप साधारण ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं बुआ, साधारण, तो अगर आप साधारण ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, तो जो इसका, मान लीजिए हमने 10,000 रुपया लिया, कितना लिया बुआ, 10,000 रुपया लिया, 3 साल के लिए दे रहे हैं। कितना साल के लिए दे रहे हैं, 3 साल का। रेट इसका मान लीजिए 10% है, रेट कितना है, 10%। तो जो पहले वर्ष का ब्याज बनेगा, जो पहले वर्ष का ब्याज बनेगा, वही ब्याज कौन बनेगा, हर वर्ष का। क्या बनेगा, हर वर्ष का। तो अगर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000। कितना आएगा, 1,000। तो जो ब्याज यहाँ पे 1,000 रहेगा पहले वर्ष में, वही दूसरे वर्ष में, और वही क्या रहेगा, तीसरे वर्ष में। यहां पे कहीं भी ब्याज चेंज वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर यही हम बात करें किसका बुआ, चक्रवृद्धि ब्याज का, किसका ब्याज करें, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो यही रुपया है। मान लीजिए कितना रुपया है, 10,000 रुपया ही है। रेट यहाँ पे कितना है, रेट यहाँ पे 10% है, ठीक ना। ये भी कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है। तो 3 वर्ष का जब भी यह बात करेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा सर, तो यहाँ पे पहले वर्ष का ब्याज, तो पहले वर्ष का ब्याज निकालिएगा तो इसका भी कितना आएगा, 1,000। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहता है। पहला गांठ मान लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जगह क्या रहता है, सेम रहता है। चेंजिंग आता है दूसरे साल से। सर ब्याज में और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि आपका जो ब्याज बढ़ा, उस ब्याज का भी ब्याज लगता है, उस ब्याज का भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। जैसे कि पहले वर्ष में तो 1,000 हो गया, ठीक ना। लेकिन अगर दूसरे वर्ष का बात कीजिएगा, तो दूसरे वर्ष में जैसे इसका 10% निकालेगा तो सर ये तो 10% रहेगा ही, ठीक ना। लेकिन जो आपका ब्याज कितना बना है, 1,000, इसका भी 10% यहाँ पे क्या होगा, लगेगा। तो इसका भी 10% लगेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसका साधारण ब्याज में कितना था, 1,000, लेकिन अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 1100। कितना हो गया बुआ, 1100। अब जैसे ही आप तीसरे वर्ष में जाते हैं, कहाँ जाते हैं बुआ, तीसरे वर्ष में। तो जैसे ही आप तीसरे वर्ष में जाइएगा, तो तीसरे वर्ष में, अब बताओ, तीसरे वर्ष में जाइएगा तो सर 10% तो सिंपल सा बात है, लगेगा, लगेगा कि नहीं, लगेगा। अब इसके पहले जितना भी ब्याज रहेगा उस सब का 10% आपको यहां पे लगेगा, ठीक ना। बताइए, इसका 10% निकालिएगा तो 100, ठीक ना। फिर अब इसका 10% निकालिएगा तो 110, तो यहां पे कितना लग जाएगा, 110 रुपया और लग जाएगा। और तब जाके तीसरे वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा, तो सर तीसरे वर्ष में ब्याज हो जाएगा आपको 1,210 रुपया। कितना हो जाएगा बुआ, 1,210। अब देखो डिफरेंस कहां से है, सेकंड से। इसमें सेकंड में 1,000, यहां पे 1,100। तीसरे साल में भी यह 1,000 और तीसरे साल में ही कितना आ गया, 1,210। अब यहाँ पे कुल ब्याज निकालिएगा तो सबको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कुल
यहाँ पे कुल ब्याज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा सर 3000, नहीं हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ गया 3000, लेकिन यहाँ पे निकालिएगा तो सर 1000, 1100 और कितना हो जाएगा 1210, तो टोटल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1100, 1210 निकालिएगा तो 3310 रुपया इसका ब्याज हो गया। अब ध्यान समझो, साधारण ब्याज पे किसी को रुपया देने में फायदा है या साधारण ब्याज पे फायदा है या चक्रवृद्धि ब्याज पे? फायदा किस पे है? चक्रवृद्धि ब्याज पे ना। देखिए यही रुपया दिए, यही टाइम है, सारा चीज है, तो यहाँ पे मात्र ब्याज कितना मिल रहा है 3000। ब्याज क्या होगा? जो मूलधन के एक्स्ट्रा मिलेगा उसको क्या कहेंगे? ब्याज। और यहाँ पे देखिए आपको कितना मिल रहा है 3310, इससे कितना रुपया ज्यादा मिल गया 310। यही रीजन होता है कि जब आप बिजली बिल टाइम पे जमा नहीं करते तो उस बिजली बिल में क्या लगने लगता है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको सजा के तौर पर दिया जाता है। किसके तौर पर दिया जाता है? हुआ सजा के तौर। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज किसे कहते हैं? बात समझ में आया? अब हम अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले समझ लेते हैं साधारण ब्याज, ठीक ना। अब देखो एक में और जाते हैं, पहले दोनों में अंतर समझ में आया? अंतर दोनों में समझ में आ गया, ठीक ना। अब समझिएगा, इसके बाद अगर हम बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज का बात करें, किसका बात करें बुआ? साधारण ब्याज का अगर बात करते हैं तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको रेट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रेट दिया रहेगा। 10% मतलब रेट दे दिया। मान लीजिए 2 वर्ष दे दिया। कितना वर्ष दे दिया बुआ? 2 वर्ष दे दिया। टाइम कितना दे दिया दोस्त? मूलधन कुछ भी रहेगा। पहले समझो यहाँ पे एसआई का मतलब क्या होता है। देखिए अगर कहेगा परसेंटेज एसआई निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बुआ? परसेंटेज एसआई के लिए। तो परसेंटेज एसआई इक्वल टू होता है रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम। तो परसेंटेज एसआई इक्वल टू, ध्यान रखिएगा हमेशा, यह परसेंटेज में तुमको एसआई देगा। किस में देगा? परसेंटेज में। कोई भी चीज का परसेंटेज होता है तो किस में दे देगा? परसेंटेज। जैसे इसके लिए अगर परसेंटेज में एसआई निकाले तो 10 गुने 2 यानी कितना परसेंट? 20%, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें? एक और होता है जो सिंपल इंटरेस्ट का साधारण सा फॉर्मूला होता है, एसआई इक्वल टू क्या कहते हैं? पी गुने टी गुने आर बटा 100। ये क्या होता है? साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं पी गुने टी गुने आर बटा 100। अब देखो इसमें अननोन कितना है? 4। कितना अननोन है? 4। वेरिएबल कितना है बुआ? 4। तो सर इसमें वेरिएबल कितना हो गया? 4। पी भी, टी भी और कितना? आर भी। और इधर कौन सा? एसआई। इसमें से क्या करेगा? 3 गो का मान दे देगा, 3 गो का मान दे देगा। ए वो मान आपसे क्या करेगा? पूछेगा, और वही मान आपको क्या करना है? निकालना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर आपको सपोज कीजिए कि कह दिया कि सीधा इसका साधारण ब्याज इतना होगा, तो सीधे परसेंटेज में साधारण ब्याज निकालेंगे, उसका कंपेयर किससे कर देंगे? ओरिजिनल वैल्यू से, और 100 का मान निकाल लीजिएगा तो मूलधन आ जाएगा। कभी भी 100% का मान किसको शो करता है? मूलधन। किसको शो करेगा बुआ? मूलधन। तो 100% का मान किसको शो करेगा? मूलधन को। तो कहीं भी चाहे एसआई हो तब, चाहे सीआई हो तब, उसमें 100% का मान निकाल दीजिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन निकल के आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे अपने। जो मेरा क्वेश्चन था वह देखिए, इस क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी मूलधन पे 6%। अब बताइए 6% क्या है? रेट। क्या हो गया बुआ? रेट। यहाँ पे वार्षिक चलता है। हम लोग यहाँ ब्याज लीजिएगा तो महीना चलेगा। क्या चलेगा? महीना। लेकिन यहाँ पे ब्याज कैसा चलता है? वार्षिक रूप से चलता है। तो 6% वार्षिक हो गया 3 वर्ष की अवधि के लिए। इसका साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 576। अब यहाँ पे आप सीधा सा बात कर सकते हैं कि सर 2 तरीका से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। या तो फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो परसेंटेज एसआई निकालिए। बताइए परसेंटेज एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट गुने टाइम। तो 6 3 18। 18% का मान दिया हुआ है 576। तो हमसे मूलधन है ना पूछ रहा है, तो 100% का मान इक्वल टू क्या होगा? 576 बटा 18 अगुने 100। काट दीजिएगा 18 दूना 18 तिहाई 54, 18 दूना 36, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 3200। इसका क्या आ गया बुआ? तो इसका आंसर जो आ गया वो 3200 आ गया। कहानी मेरा खत्म, ठीक ना। एक बार में कहानी खत्म, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कि सर फॉर्मूला पे बताएं तो अभी बताइए, आपको फॉर्मूला क्या बताया है? एसआई इज इक्वल टू पी गुने टी गुने आर बटा 100। सब तरीका से बताएंगे, ठीक ना। तो एसआई का मान कितना है? 576। सर पी हमको निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है? देखिए ना 3, और रेट कितना दिया है? 6, अब बट्टा में 100। वही तो काम हो रहा है। 6 3 18। 18 ही से तो इसको काटना है, तो काटिएगा तो कितना मरतबे में? 32। और पी कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3200। अब इसको फॉर्मूला पे बनाना है, फॉर्मूला पे बनाइए। लेकिन अगर एग्जाम में थोड़ा टाइम बचाना है तो थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिएगा जल्दी बनाने का। बाकी मर्जी आपके ऊपर। जिस पे आपका स्पीड बने, जिस पे आपका क्या हुआ स्पीड बने, उसको लेके चलिए, ठीक ना। ये नहीं कि हाँ कुछ नया चीज आ गया उसको ऐड करते। जितना दिन पढ़िएगा, जैसे पढ़िएगा, नया कुछ ना कुछ ऐड, लेकिन बेसिक बेसिक रहता है। बेसिक कभी छूटता नहीं है। कमांड जिस पे हो जाए, क्वेश्चन बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। जिस पे कमांड हो जाए उसको बना के चलिए। बात समझ में आ रहा है ना?
नहीं तो ऐसे करके ऐसे उड़ाता भी है लोग, तो उड़ाने वाला काम नहीं करना, आपको बनना चाहिए। एक क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, एक क्वेश्चन से 5, 7, 10 क्वेश्चन इस तरह से आ जाए वो भी बनना चाहिए। एक क्वेश्चन के लिए कोई विशेष ट्रिक लेके नहीं चलेगा जिंदगी में कभी भी। समझ में आया? तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताइए। आ गया। ये किससे था बुआ? साधारण व्यास। किससे था? साधारण। क्लियर? ये क्लियर हुआ? नोट नहीं करना, हम नोट आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, फिर से आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आपका ये अभी चला जाएगा, ठीक ना? और चला जाएगा, आराम से वहां से बैठ के बेजाब्ते से नोट कर लेना है, ठीक ना? अभी पूरा कंसेप्ट लीजिए, पूरा समझिए, जहां नहीं आता है उसको क्या कीजिए? पूछिए। नहीं आता है उसके बाद क्या कीजिए? पूछिए, ठीक ना? चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए ये देखिए क्या है, पेट्रोल। ये क्या हुआ? इसमें देखो क्या है, एक पेट्रोल और खपत पे संबंधित क्वेश्चन है। यह क्या कहता है? आय और खपत वाला क्वेश्चन है, ठीक ना? आय और खपत वाले क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, ध्यान समझिए। कह रहा है एक पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। कितनी की वृद्धि हो गई? 50% की। इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए, इस पर होने वाले व्यय में केवल कितना % का वृद्धि हो? 11% का क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। अच्छा, 50% वृद्धि का मतलब क्या समझते हैं कि पहले, ध्यान समझिए, पहले मूल्य कुछ और होगा, ठीक ना, और बाद में मूल्य कुछ और हो गया होगा कि नहीं, ठीक ना? किसका बात कर रहा है सर? मूल्य का। किसका बात कर रहा है? मूल्य का। तो पहले अगर 50% की वृद्धि बात करेगा तो पहले 100 होगा, और 100 से कितना हो गया होगा? 150। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो सर लेकिन हमको खपत में मात्रा में कितना करना है? 11। तो खपत में 11 का करना है, तो अगर खपत में लेते हैं तो ध्यान समझिए, खपत में लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बुआ? 100 से 111, 11% बढ़ रहा है तो कितना हो गया? 111, ठीक ना? अब देखो आप समझो यहाँ पे कि सर हमको अगर 100 के बराबर, ध्यान समझना, 100 के बराबर यहाँ पे 150 हम खर्च करते, 100 तो दोनों जगह यहाँ पे सेम है, अगर हम यहाँ पे 150 करते तो जितना मूल्य बढ़ा उतना हमने खर्चा कर दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इसमें कमी कितना किया है? कमी बताइए, कमी कितना किए हैं? तो सर कहिएगा कमी इसमें हम लोग 39 का किए। कितना का किए हैं बुआ? 39 का किए। कितना में? 150 में। तो अगर 39 में, ध्यान समझिए, 39 का कमी हो रहा है कितना पे बुआ? 150 में। तो बताइए 100 में कितना का कमी? यही आपका क्या निकाल के दे देगा? 1 0 से 1 0 को क्या कीजिए? काट दीजिए। उसके बाद देखिए 3 पच्चे, चाहे 5 तिहाई 15, अपान दूना, ठीक ना? उसके बाद देखो 13, ये तो 0 से 0 कटा है ना, तो 5 दूना ना होगा यहाँ पे, ठीक ना? 13 दूना 26, ये आपका यहाँ पे नहीं, तो 13 दूना कितना हो गया बुआ? 26। यानी कि यहाँ पे कितना % आ जाएगा? 26% क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमको क्या देखना है इसमें? अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, इसमें कंसेप्ट क्या है, जैसे कि तुमको बताए थे चाल और समय के बीच का संबंध बताए थे ना, उसी तरह यहाँ पे खपत और मूल्य के बीच का संबंध होता है। कैसे होता है? तो इसका कंसेप्ट समझिए। इसमें क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि कोई पहले का कोई क्या हो जाए? मूल्य। चलिए पहले और बाद, पहले यहाँ पे समझो, अगर पहले मूल्य का बात करते हैं, पहले मूल्य 3:4 था। पहले मूल्य कितना था? 3:4 था। तो बताइए खपत इसका क्या होगा? तो खपत जो होगा वो हो जाएगा कितना? 4:3। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो मूल्य किसका अपोजिट होता है? खपत का। यानी कि अगर मेरा मूल्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो खपत मेरा क्या होना चाहिए? बराबर करने के लिए कम। अगर मूल्य मेरा बढ़ा तो खपत कम, मूल्य बढ़ा तो खपत कम ना करेंगे, बराबर स्थिति को रखना है तो खपत को क्या करना होगा? कम। अगर मूल्य मेरा कम हो गया तो दबा के खाइए, कोई मना किया है, ठीक ना? दबा के खाइए, दबा के, जैसे चीनी का मूल्य अभी 40 रुपये है, ठीक ना? 50 रुपये हो गया तो आपकी खपत को क्या करना पड़ेगा? कम। लेकिन चीनी का मूल्य कितना हो गया? 30 रुपये। खूब खाइए, दबा के खाइए, चीनी बीमारी की जैसे कोई रोकने वाला है? नहीं रोकने वाला है। चाय में डालिए 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब? जब मूल्य कम होगा तब, ठीक ना? तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना है, ठीक ना? मूल और एक किसके बीच का संबंध को बताता है? खपत के बीच के संबंध को बताएगा। क्लियर है? नोट क्लियर, ठीक ना? कभी भी आएगा तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्लियर हो गया। अब देखो 42 नंबर। ये 42 नंबर तो टूटी फूटी क्वेश्चन है, ठीक ना? इसका सरलीकरण करना है। सरलीकरण में आपको बताए थे क्या है होता है हुआ? सरलीकरण का एक कंसेप्ट समझ लीजिए। है सर ये क्या बता रहे हैं सर? इतना तो आसान क्वेश्चन है, काहे के लिए बता रहे हैं? सबको लेके चलना है, फिर भी समझ लीजिए, ठीक ना? इसके लिए आता है एक बोर्ड मास। क्या आता है बुआ? बोर्ड मास। और बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बुआ? बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। B4 क्या होता है? ब्रैकेट्स होता है। किसका क्या होगा बुआ? ब्रैकेट्स। यानी कि कोष्ठ कौन सा होगा बुआ? कोष्ठ होगा। अब देखो कोष्ठ में भी 3 प्रकार के कोष्ठ। कितने प्रकार के कोष्ठ? 3 प्रकार के। एक होगा बड़ी कोष्ठ, एक कौन हो जाएगा? मझली कोष्ठ। एक कौन हो जाएगा? एक बड़ी कोष्ठ, एक मझली कोष्ठ, और एक कौन सा? छोटकी ही बोलना। कौन सा कोष्ठ? छोटकी। देखिए अगर बात समझिए कि अगर सिर्फ बड़ी कोष्ठ दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है बुआ?
सिर्फ बड़ी कोष्ठ दिखाई दे रहा था, सिर्फ बड़ा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, इसके अलावा कोई कोष्ठ है ही नहीं। तो पहले किसका क्रिया होगा? बड़ी। अब देखो बड़ी कोष्ठ अपना काम कर रही है, लेकिन बड़ी और मझली दोनों आ गई, बड़ी और मझली दोनों आ गई। अब बताइए, जैसे कि आप समझिए 3 गोतनी है, कौन है बुआ? 3 गोतनी है। पहले बड़ी गोतनी काम कर रही है, अगर छोटी गोतनी नहीं आई है तब, लेकिन जैसा ही छोटी गोतनी आ जाएगी उसको विभिन्न प्रकार का बीमारी हो जाएगा, नहीं हो जाता है? सर दर्द कर रहा है तो ये हो रहा है, तो सबसे पहले काम कौन समाप्त करेगी? मझली। और मझली का काम होगा, उसमें से कुछ बच गया तब कौन करेगी? बड़की, ठीक ना। अब बड़की तो देखिए हमारा से बर कैसे कहले है, मझली देखी कि हमसे बर कैसे की है। अब आती है छोटी गोतनी, कौन आएगी बुआ? छोटी। जैसा ही छोटकी गोतनी आएगी, अब वो बीमारी किसको हो जाएगा? मझली को। ऑलरेडी बड़की को बीमारी है, तो अब सारा काम सबसे पहले कौन करेगी? छोटकी। तो सबसे पहले क्रिया किसका होगा? छोटकी। अगर तीनों आ जाए, तीनों एक साथ आ जाए, तो सबसे पहले क्रिया हुआ छोटी कोष्ठ का, सबसे पहले क्रिया छोटी, उसके बाद मझली, उस मझली लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान समझिए, और उसके बाद बड़ी। समझ में आया? तो सबसे पहले क्रिया छोटकी, उसके बाद देखिए O4 क्या होगा? ऑफ। ऑफ का मतलब का, किसका क्रिया करेंगे? का। उसके बाद देखिए D4 डिवाइड, यानी किसका गुना करेंगे? गुना का क्रिया करेंगे, तो भाग का, सॉरी भाग ना होगा, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ध्यान समझो। D4 क्या हो जाएगा बुआ? डिवाइड, और डिवाइड मतलब क्या हो गया बुआ? भाग। उसके बाद बताइए M4 मल्टीप्लीकेशन, यानी कि किसका क्रिया? गुना। अब देखो उसके बाद A4 एडिशन, और S4 सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले प्लस तब क्या हो जाएगा? घटाव। यही तो हम लोग बचपन में पढ़ते आए, नहीं पढ़ते आए हैं, ठीक ना। बचपन में हम लोग पढ़े हैं कैसे? तो पहले सर जोड़ सीखना है, पहले क्या करना है? जोड़। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, जोड़, उसके बाद घटाव, ठीक ना, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग। हम लोग भाग नहीं सीखते थे, ठीक ना। अगर क्रिया आ जाए, थोड़ा सा पलट देना है, क्रिया आ जाए तो सबसे पहले किसका क्रिया? भाग का, उसके बाद गुना का। यहां पे थोड़ा उल्टा कर दिया, पहले प्लस और तब माइनस। बचपन वाला कहानी को नीचे पलट देना है, पहले प्लस तब कौन सा? माइनस। इधर से चलिएगा तब, इधर से आइएगा तब, इसके बाद समझ में आया, ठीक ना। तो अब क्रिया में सबसे पहले किसका क्रिया? तो पहले कोष्ठ का, पहले किसका? कोष्ठ। उसके बाद किसका क्रिया? का, यानी कि ऑफ का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद माइनस का। यही ना चलेगा? बात समझ में आ रहा है? एक बोर्ड में क्लियर, ठीक ना। अब आपके पास देखिए जो है उसमें क्या करना है, और थोड़ा सा ध्यान देना है गुना भाग करते हुए, जिसको गुना भाग नहीं आएगा फिर दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे 16 + 12 भागा 4 माइनस 3 गुने 4। अब होगा क्या? सबसे पहले भाग का, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना हो गया? 12। अब देखो पूरा मिलकर कितना हो गया? 3। अब देखो ये भी तो 4 तिहाई 12 होगा, ठीक ना। तो ये भी 12 और ये पूरा का पूरा कितना है? तो 16 और 3 19, और 19 में से कितना घटा दीजिए? 12। तो कितना आंसर आ जाएगा? सॉरी, आंसर कितना आ जाएगा बुआ? 7, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा बुआ? 7। क्लियर है? नोट क्लियर, यानी कि बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन एकदम आसान से बन जाएगा। और SSC GD का तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 को क्वेश्चन इसमें का आएगा, और ये फ्री ऑफ गिफ्ट है, समझिए आपके पास ये गिफ्ट है, ठीक ना। और इसको हर हाल में क्या करना है? बना के आना है, और जल्दी से बना के आना है। बनाने सबको आएगा, आपको जल्दी बनाने आना चाहिए, बस यही बात है। समझ में आ रहा है ना? जल्दी बनाने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? देखिए टाइम एंड वर्क है। किसका क्वेश्चन है ये? समय और कार्य का। अच्छे से कंसेप्ट आप जानते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें अगर टाइम एंड वर्क में एक और बात समझ लीजिए, जिसका हमको दिन निकालना है, क्या करना है बुआ? जिसका दिन निकालना है उसका जो है हमको इफिशियंसी पता होना चाहिए, और इफिशियंसी से क्या करेंगे? कुल में भाग कर देंगे तो हमारा टाइम नहीं निकल जाएगा? तो देखिए सबसे पहले आपको बताए हैं, या आप समझ लीजिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जब भी बनाने जा रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले टोटल काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोटल। जब टोटल काम रहेगा तब आपसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एलसीएम मेथड में सबसे पहले टोटल काम को क्या कर लेते हैं? एलसीएम। जैसे देखो ए कितना दिन में काम को कर रहा है सर? बी काम को कितना दिन में कर रहा है? बी काम को कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको हिसाब से चलते हैं, फिर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। पहले किसके हिसाब से? क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और उसके बाद तीनों मिल जाए, यानी सी की सहायता से ए प्लस सी मिलकर काम को कितना दिन में? 4 दिन। यही ना है, ठीक ना। अब बताओ यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क तो कहिएगा टोटल वर्क 48। क्लियर या नोट क्लियर हो गया? 48 आ गया। अब बताइए ए का एफिशिएंसी सर कितना आ जाएगा? तो कहिएगा सर ए का एफिशिएंसी निकालना है तो सर 16 तिहाई, ठीक ना। बी का एफिशिएंसी बताइए, ए बी का कि ए बी दोनों का? दोनों का। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीख लो, अगर सर ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, उसमें से 3 एफिशिएंसी किसका है? ए का। तो बी का बताइए कितना हो जाएगा? ये नहीं हो गया, ठीक ना। अब जरा देखो कि ये कितना हो जाएगा सर? 12। ये तीनों का एफिशिएंसी कितना?
12। अब बताओ ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4, ए और बी का एफिशिएंसी 4, तो बताइए तो सी का एफिशिएंसी कितना? 8 नहीं हो जाएगा? तो सी का एफिशिएंसी 8। अब पूछ रहा है सी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, सी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो सी का एफिशिएंसी 8। अब क्या करेंगे, इस 48 में कितना से भाग दे देंगे? 8 से, तो कितना हो जाएगा? 8 छक 48। क्वेश्चन का आंसर, लेकिन इतना आंसर नहीं दिया, इतना आंसर नहीं दिया। अब क्वेश्चन में एक मिस्टेक किया है, पता है क्या मिस्टेक किया है? वहां पे मिस्टेक किया है। अब क्वेश्चन ये आपका जो है उसको दे दिया, अब हम ऑप्शन को मिलाते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन में अगर इसको हटा दीजिएगा तब आपका मिल जाएगा, इसको हटा दीजिएगा तब क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अब देखो, ए किसी काम को यहीं पे बना देते हैं ताकि आपके लिए आसान। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है बुआ? 16 दिन में। बी किसी काम को 12 दिन में, सिर्फ बी है यहाँ पे, ठीक ना, और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी और प्लस सी मिलकर काम को 4 दिन में। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48। अब यहाँ पे इफिशियंसी अगर हम निकालने चलते हैं तो यहाँ पे देखो तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12। क्लियर है नॉट क्लियर? अब बताओ ए और बी दोनों का मिलकर कितना सर? 7, दोनों का मिलकर 7। और सी का एफिशिएंसी कितना? अब देखो तीनों का 12, ए बी का 7, तो सी का 5। अब सी कितना दिन में काम करेगा? तो सी का दिन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48/5। और 48/5 दिया हुआ है? यस सर, 48 नंबर 5 दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब बताइए, क्वेश्चन तो यहाँ पे गलती दे दिया था सेट में, या सेट में हो सकता है कि टाइपिंग क्या किया हो, मिस्टेक कर दिया हो। क्लियर हुआ या नॉट क्लियर? क्लियर हुआ? कहीं से किसी को दिक्कत है बुआ? दिक्कत तो नहीं हुआ, ठीक ना। बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। सबसे पहले जिसका डेट पता करना है, क्या करना है बुआ? जिसका डेट पता करना है, जिसका समय पता करना है, उसका हमको एफिशिएंसी पता होना चाहिए, ठीक ना। एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं? तो कुल समय में, भले कुल टाइम में, कुल समय से क्या कर देते हैं? भाग, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? एफिशिएंसी। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 44 के बाद 45। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एवरेज का। तो एवरेज का क्वेश्चन है, तो एवरेज में थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझिए। एवरेज में आइएगा तो एवरेज में आपको कंसेप्ट बताए थे, या बताते हैं, या समझ लीजिए हमेशा यही कंसेप्ट होगा, औसत, ठीक ना। किसी भी संख्या का औसत निकालना है तो क्या होता है? सम ऑफ डाटा बटा सम ऑफ डेटा बटा नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, ठीक ना। यानी कि अगर हम फिर से यहाँ पे एक और बात करें, औसत का बात करते हैं, तो देखो ऊपर में कुल योग बट्टा कुल समय होगा कि नहीं होगा? कुल योग बटा कुल समय होगा, सॉरी कुल समय नहीं ना, कुल संख्या, कुल क्या हो जाएगा? संख्या। अब जरा देखो, अगर हमको यहां से कुल योग निकालना है, क्या निकालना है बुआ? कुल योग। तो कुल योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पे अगर हम कुल योग का बात करें तो कुल योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कुल योग हो जाता है औसत गुने बताओ जल्दी, संख्या, औसत गुने कुल संख्या लीजिएगा, सीधे संख्या नहीं, औसत गुने कुल संख्या, ठीक ना। तो औसत गुने क्या हो जाएगा? कुल संख्या हो जाएगा। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर हुआ? अब समझते हैं यहां से कि अगर आपके पास क्वेश्चन पे अब आते हैं, इतना तो क्लियर हुआ, औसत इक्वल टू सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, यानी औसत इक्वल टू कुल योग बटा कुल संख्या। अच्छा एक बात समझिए, जो परिवर्तन प्रत्येक टर्म में होता है वही परिवर्तन औसत में, जो परिवर्तन प्रत्येक टर्म में वही परिवर्तन औसत में, ठीक ना। अगर हम कहते हैं कि 5 व्यक्तियों का औसत जो है 80 है, 5 व्यक्तियों का औसत क्या है? 80 है, प्रत्येक का जो है 2-2 बढ़ा दिया गया, तब मेरा औसत भी कितना से बढ़ जाएगा? 2 से बढ़ जाएगा। अभी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इतना चलते हैं, आगे समझते हैं क्या है। चलिए अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें आपके पास दिया हुआ है कि शिवम, रुपेश और मंदार का औसत वजन 46। तो अगर हम लेते हैं शिवम प्लस रुपेश प्लस मंदार, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? तो 3 होगा, तो 46 गुने 3, 46 गुने 3, तो 46 गुने 3 कीजिए, कितना आ जाएगा? 3 छक 18 और 3 चौका 12, 1 13, कुल योग आ गया, ठीक ना। उसके बाद कहता है यदि शिवम और रुपेश का औसत आयु, शिवम है और कौन है? शिवम और रुपेश का औसत आयु कितना दिया है? 39। अब 39 2 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है? 2, तो कितना से गुना? 2 से, तो 39 दुना, ठीक ना, 78। उसके बाद समझिएगा और क्या दिया हुआ है सर? रुपेश और की कौन है? मंदार, रुपेश और मंदार। तो रुपेश और मंदार का बात करेंगे तो इन दोनों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 48 दुना 96। क्लियर या नॉट क्लियर? हो गया। अब किसका वजन पूछ रहा है सर? तो रुपेश का वजन बताइए। किसका वजन बताइए? रुपेश का। अब बताओ रुपेश का वजन कैसे आएगा? तो सर अगर हम यहां से गौर से समझिएगा, अगर हम इसमें से रुपेश, अगर इस कौन है? शिवम है, और मंदार का वजन इसमें ऐड कर दे, ठीक ना, तो मतलब इसमें से घटा दे, क्या रुपेश का वजन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, आराम से वजन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं, तो गौर से समझिएगा, यहाँ पे सीधे एस और आर, ठीक हो, यहां से एक और काम कर सकते हैं सर, एस और आर का वजन लेते हैं,
गौर से समझो, बहुत तरीका है इसका निकालने का। देखिए किसका किसका वजन लेंगे, एस और आर का। तो जब एस और आर का वजन रखेंगे तो किसका वजन आएगा, एम का। तो अगर इसमें से हम कितना घटा देते हैं, 78, किसका कितना घटाते हैं, 78। बताइए 78 घटाइए तो आया कितना, बताओ जल्दी, 60, ठीक ना, कितना आ गया 60। अब बताओ ये 60 किसका वजन हो गया, एम का, किसका, मंदार का वजन नहीं हो गया। अब बताइए रुपेश और मंदार का वजन कितना है, तो कहिएगा सर रुपेश और मंदार का वजन 96, जिसमें मंदार का वजन कितना, 60, मंदार का वजन 60। तो यहां से आप कितना घटा दीजिए, 60, तो 60 घटा दीजिएगा तो रुपेश का नहीं आ जाएगा। तो कितना आ गया सर, 6 और कितना 3, यानी कि 36 क्वेश्चन का आंसर। आप यहां से बहुत तरीका से जा सकते थे, ठीक ना, लेकिन आप अब बताओ इसमें क्या है, तो बच्चा वाला कहानी है, नहीं हो गया, ये बच्चा वाला बात हो गया कि नहीं, ठीक ना, कि सीधा आपको अब दे दिया है, सीधे कभी भी औसत दे योगफल निकालिए, ठीक ना, और योगफल से बाकी का आप क्या कर लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। क्लियर है, नोट क्लियर, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास है जनसंख्या वाला, कौन सा है बुआ, जनसंख्या वाला। इसके लिए कंसेप्ट को सीखिएगा, आपको एक परसेंटेज का ट्रिक पता होना चाहिए, परसेंटेज का कंसेप्ट, परसेंटेज का टेबल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बुआ, परसेंटेज का टेबल। अब इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको हम समझाते हैं क्या है, गौर से समझो। देखिए अगर कह रहे हैं 25% का मान, कितना का मान कर रहे हैं, तो बताइए 25% का वैल्यू कितना, 1/4। गौर से समझना, 25% का वैल्यू 1/4। अब देखो कोई भी चीज जो होता है या तो 25% से बढ़ेगा, ये बात सब पे लागू होना चाहिए, या तो कहेगा क्या कि 25% से बढ़ गया, क्या कहेगा बुआ, 25% से बढ़ गया, या तो कहेगा 25% से घट गया, या कहेगा 25% के बराबर, 25% क्या है, के बराबर है। इसके अलावा तो तीसरा कुछ नहीं कहेगा, ठीक ना, या कहेगा 25% से क्या हो गया, बढ़ गया, या कहेगा 25% से घट गया, या 25% के बराबर। अब देखो अगर हम 25% का बात करते हैं, कितना का बात, 25%, भिन्न में मान कितना है, 4, 1/4। आप जानते हैं नीचे वाला टोटल को शो करेगा, आइए अंश को शो करता है, उसमें से जितना अंश आपको बचा है उसको शो करता है, ठीक ना। तो हम कह रहे हैं 25% से मान बढ़ गया, तो देखो 25% का वैल्यू सबसे पहले लिखना है, तो 1/4। अब मान बढ़ गया, इस 4 का, इसका मतलब समझते हैं, अगर ये 25% हम बोले तो इसका मतलब समझिए क्या है, 4 का 25% इक्वल टू 1, यही मतलब होता है इसका, सबसे बड़ा कंसेप्ट यहीं पे, 4 का 25% इक्वल टू 1। अब कोई संख्या 25% से बढ़ गया, यानी कि 4 पे कितना बढ़ गया, 1, कितना बढ़ गया बुआ, 1, तो इसका 25% से बढ़ गया, तो इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मान, तो होल वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, तो होल वैल्यू जो हो जाएगा 4 में 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5/4। क्लियर है, नोट क्लियर। तो आज के बाद अगर कोई कहता है कि 25% से बढ़ गया, तो 25% से बढ़ने का डायरेक्ट होल वैल्यू का मान याद रखना है, कितना, 5/4, ठीक ना। अगर हम नहीं समझ में आया बुआ, आया, देखिए अगर हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति 10% से, सॉरी यहां पे समझते जाइए, अगर हम कह रहे हैं कि कितना से बढ़ गया, 10% से वैल्यू उसका क्या हो गया, बढ़ गया, 10% से बढ़ गया, तो 10% का भिन्न में मान कितना, 1/10। अब बढ़ रहा है तो 10 पे कितना बढ़ गया, 1, यानी कितना हो गया बुआ, 11/10। क्लियर है, नोट क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक ना। अब उसी तरह करें 25% से घट गया, तो 25% से घटने का मतलब क्या हो गया, 25% से घटने का मतलब क्या हो गया कि जो भी उसका मान था, ठीक ना, तो बताइए 25% था, 1/4, घट गया तो घटा देंगे, कितना कर देंगे, 3/4, नहीं हो गया, बात समझ में आया। अब बताइए उसी तरह 10% से बढ़ गया, या 10% से अब घट रहा है, तो बताइए तो 9/10 कितना हो जाएगा बुआ, 9/, ये मान आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। जिसको ये मान जितना जल्दी पता चल जाएगा उतना जल्दी परसेंटेज के क्वेश्चन को हल कर देगा, जितना जल्दी पता चल जाएगा उतना जल्दी। सीधे कह रहा है 25%, तो कुछ नहीं, 25% कहेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4, यानी कि 4 पे सीधा किसका वैल्यू आ जाएगा, 1 का, बस 25% के बराबर का मतलब सीधे 1, ठीक ना, सीधे क्या हो जाएगा, 1, 25% बढ़ गया, यानी 4 पे 1 बढ़ गया। क्लियर हुआ, ये लड़का क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब देखो एक और दूसरा कंसेप्ट, ये तो आप परसेंटेज का कंसेप्ट समझे, ठीक ना, 2 कंसेप्ट, जनसंख्या वाले में 2 कंसेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक ना। अब देखो जनसंख्या क्या करता है, या तो जब जनसंख्या देगा, गौर समझिएगा, या तो वर्तमान का जनसंख्या देगा, गौर से समझो, वर्तमान का जनसंख्या देगा, ठीक ना, और वर्तमान के जनसंख्या से कहेगा आगे के 2 वर्ष की जनसंख्या को बताइए, सपोज करिए कितना का बताइए, 2 वर्ष, और नहीं तो कहेगा पीछे के 2 वर्ष की संख्या को बताइए। पूरा कंसेप्ट समझ लो, पीछे का कहेगा, नहीं तो क्या कहेगा, आगे का कहेगा, ठीक ना। वर्तमान में जितना भी जनसंख्या रहे उसको ध्यान समझना है। अब एक चीज बताओ, अगर हम कहें वर्तमान में जो भी संख्या है, या कहे 5 वर्ष बाद है, पहले का पूछे, या
ध्यान समझो, 5 वर्ष बाद के जनसंख्या को दे दे, अभी वर्तमान का पूछे, या पहले का दे दे, अभी वर्तमान का पूछे, या वर्तमान से आगे का पूछे, या पीछे का, कुछ भी पूछे, बस आपको यह ध्यान दिया हुआ है दिया कब का है और जाना कहाँ है। दिया कब का है और जाना कहाँ है। अगर सपोज कीजिए वर्तमान का दिया है और आगे जाना है, वर्तमान का दिया है और 2 वर्ष बाद का पूछे, तो इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें सीधे होल वैल्यू का सीधा गुना, क्या कर देना है, होल वैल्यू का सीधा गुना, जितना वर्ष उतना बार क्या कर दीजिएगा, गुना। जैसे हम कह रहे हैं 10% से बढ़ रहा है, 10% से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर 10% से बढ़ रहा है तो इसका होल वैल्यू बताओ कितना होगा, 11/10। तो मान लीजिए कोई ना कोई यहाँ पे तो जनसंख्या दिया रहेगा, मान लीजिए जनसंख्या क्या हो गया, x। तो पूछेगा दो वर्ष बाद की जनसंख्या, तो आगे जा रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो जब आगे जाएंगे तो सीधा, आगे जाएंगे तो सीधा गुना। तो x में क्या कीजिएगा, 2 बार 11/10 का गुना। अगर 3 वर्ष दिया रहता तो 3 बार 11/10 का गुना। क्लियर या नॉट क्लियर, क्लियर। लेकिन यही कहे कि वर्तमान से कहाँ आना है बुआ के, पीछे। वर्तमान से कहाँ आना है, अगर वर्तमान से आपको पीछे आना है तो पीछे में क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। पीछे में जब भी आइएगा, अब बताइए हम पीछे आ रहे हैं तो कुछ नहीं कीजिए, होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। ये होल वैल्यू हो गया, उसका उल्टा गुना कीजिएगा तो x में बताइए उल्टा, इसका उल्टा का मतलब समझते हैं क्या हो जाएगा, उल्टा का मतलब हो जाएगा 10/11, बढ़ा है तो 10/11, तो 10/11 अगुने 10/11। क्लियर या नोट क्लियर, क्लियर। अब कहीं से ध्यान समझो, कहीं से भी वर्तमान से आगे जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना, ठीक ना, और आगे से पीछे आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, ठीक ना। यही कंसेप्ट हम आपको बताएंगे क्रैमूल बिक्रैमूल में। यही कंसेप्ट कहां बताएंगे बुआ, यही कंसेप्ट आपको बताएंगे क्रैमूल और बिक्रैमूल में। देखिए कैसे बताएंगे क्रैमूल बिक्रैमूल में इसका कंसेप्ट। देखो पहले बताओ क्रैमूल आगे कि बिक्रैमूल, कहां पे, अगर क्या बता रहे, बढ़ रहा है, ठीक ना। आपको कंसेप्ट दे दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है बुआ, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, हाँ, तो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, हाँ 9/10। अगर बढ़ेगा 9/10 कैसे होगा, बढ़ेगा तो 10 पर 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 11/10 ना। नहीं समझ में आया कि नहीं, नहीं। देखो अगर हम कह रहे हैं 10% है, यहाँ पे समझ लो 10% बढ़ गया, तब पहले 10% का भिन्न में मान निकालिएगा तो 1/10। ये कह रहा है कि 10 पे 1 बढ़ गया, क्या कह रहा है बुआ, 10 पे 1 बढ़ गया, तो 10 पे 1 बढ़ गया तो जोड़कर ऊपर 11/10। लेकिन कह रहे हैं 10% से घट गया, यहाँ पे समझो 10% से क्या होगा, घट गया। तो 10% से घट गया, इसका मतलब 10 पर 1 क्या हो गया, घट गया। तो कितना हो जाएगा, तब होगा 9/10। हम यहाँ पे बढ़ा हुआ बताए हैं कि घटा हुआ, बढ़ा हुआ बताए हैं। क्लियर या नॉट क्लियर, ठीक ना, बोलो बुआ। नहीं, इधर आपका जो है ये समझिए, ये बढ़ा हुआ, इसमें क्या हुआ, कह रहा है कि बढ़ के आया है, यहाँ तक क्या आया है, बढ़ तक। पिछले वाले जनसंख्या ज्ञात करना है, ये नहीं कह रहा है। देखो ध्यान समझो, कहा है क्या कि 10% से बढ़ते हुए यहाँ पे आया है। अब 10% से बढ़ते हुए आया है तो पीछे जाना है, ठीक ना। तो पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, ई कहता कि 10% से जनसंख्या घटा है, क्या हुआ है, जनसंख्या, तब हम 9/10 लेते, ठीक ना। यहाँ कह रहा है पीछे का, तो जितना से बढ़ के आया रहेगा उतना ही से ना घटाइएगा। कोई क्लियर, पीछे जाना है, यहाँ घटाना, यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, पीछे जाना है। अब समझो, एक होता है तुम्हारा बिक्रैमूल, एक क्या होता है, क्रैमूल। पहले क्रैमूल या पहले बिक्रैमूल, पहले कर किसी भी चीज को पहले खरीदिएगा तब तो बेचिएगा, ठीक ना। तो अगर हम कह रहे हैं क्रैमूल है, ये मेरा क्या है बुआ, क्रैमूल। क्रैमूल से हमको जाना है कहाँ, बिक्रैमूल। क्रैमूल से कहाँ जाना है बुआ, बिक्रैमूल में। तो बताओ आगे से हम यहाँ पे है, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं कि पीछे की ओर, आगे की ओर। तो इसमें बताओ होल वैल्यू का उल्टा गुना के सीधा गुना, सीधा गुना। तो सर यहाँ पे होल वैल्यू का सीधा गुना, सीधा गुना। कोई दिक्कत इसमें, ये दिक्कत होगा नहीं। अब बताइए अगर हमको बिक्रैमूल से क्या निकालना हो, क्रैमूल, ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा, इसी सेट में आएगा। अगर हमको कहां से निकालना हुआ, बिक्रैमूल से क्रैमूल, तो बताइए होल वैल्यू का उल्टा गुना या सीधा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो यहाँ पे क्या करना है बुआ, होल वैल्यू का उल्टा गुना। कब, तीर पे ध्यान दीजिएगा, तीर तो बना रहेगा। होल वैल्यू का क्या हो गया, सीधा। जब क्रैमूल से कहां जाएंगे, बिक्रैमूल। अभी क्रैमूल से क्रैमूल में आएंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। क्लियर है नोट क्लियर, क्लियर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं बुआ, क्वेश्चन पे। गौर से समझिए क्वेश्चन क्या है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 1,10,000, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है जो प्रति वर्ष 25% से बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है बुआ, 25% से बढ़ रही है। अब सबसे पहले जैसे 25% बढ़ने का मान हुआ, तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/4 यानी कि 5/4। क्लियर है नोट क्लियर, ठीक ना। अब कह रहा है कथी, 3 वर्ष पूर्व,
कितना वर्ष पूर्व? 3 वर्ष पूर्व। और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर बताइए। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का क्या बताना है? अंतर। अब एक चीज बताओ, अगर मेरा यहाँ पे कोई भी जनसंख्या है, पहले 3 वर्ष पूर्व जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है हुआ? 3 वर्ष पूर्व। तो पहले बताइए होल वैल्यू का उल्टा गुना कि सीधा गुना? उल्टा गुना। इतना तो समझ में आ गया, होल वैल्यू का क्या हो जाएगा? उल्टा। अभी बताइए जनसंख्या मेरे पास कितना है, कोई दिक्कत इसमें? अब हमको क्या करना है, इसमें होल वैल्यू का उल्टा, लेकिन गौर से यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है पहले 3 वर्ष पूर्व, तो पहले 3 वर्ष पूर्व और उसके बाद किसका कह रहा है? 2 वर्ष पूर्व। अब बताओ यहां से अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो ठीक है 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व का हमको क्या निकालना होगा? अंतर। क्या निकाल दीजिए? अंतर। तो अगर हम 2 ही बार जाते हैं, अगर 2 ही स्टेप जाते हैं तो 2 स्टेप जाइएगा तो सर 5 गुने, ध्यान समझना, 5 उल्टा, पहले तो उल्टा, तो 4/5 का होल स्क्वायर तक कितना वर्ष पहले चले गए? 2 बार। कितना चले गए बुआ? 2 बार। अगर यहीं पे 4/5 का होल स्क्वायर क्यों कर दिए तो कितना बार चले गए? 3 बार। तो पहले इसका क्रिया कर लेंगे। क्यों इसका क्रिया करेंगे? समझ में आ रहा है? दोनों का क्या निकालेंगे? पहले अंतर। तो जब अंतर निकालने, अच्छा इस समझ में आया कि नहीं? कितने आदमी को समझ में नहीं आया? आ गया? यही ना है, 4 गुने 4/5 गुने 4/5, कितना वर्ष पहले चले गए? 2 वर्ष। और बताइए और कितना वर्ष इसमें कितना चले गए? 3 वर्ष पहले। क्लियर है? नोट किया? और पहले जाएंगे। अब 4/5 में और 4/5 में होल स्क्वायर में होल क्यूब में कौन छोटा? तो ये वाला छोटा, इसलिए इसमें से क्या कर दिए? घटा दिए। और 5 वर्ष जाएगा तो और छोटा। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक ना? हम कह रहे अभी की जनसंख्या में 10 वर्ष पहले की जनसंख्या में, जब जनसंख्या बढ़ रहा है तब, ठीक ना, तो 10 वर्ष पहले वाला जनसंख्या कम होगा, ठीक ना, तो इसीलिए हम उसमें से उसको घटाएं। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सर सीधे सीधे आप क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। कैसे माइनस होगा? गौर से समझना। देखो 4 चौका 16, अब बट्टा में 25, माइनस कीजिएगा तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, अब बट्टा में 125, कितना हो जाएगा? 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 125। क्लियर है? नोट क्लियर? ठीक ना? अब 25 बच्चे और 16 बच्चे 80। अब यहाँ पे देखो 64 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर सर अगर हम बात करें, ठीक ना, तो मेरा आ गया कितना इधर से? 36। 36 बटा कितना आ गया? 125। ठीक ना? अब काट कुट कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14,080। कहां पे आ जाएगा? हाँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 36 नहीं ना होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बुआ? 16/125। अब काट देना है, ठीक ना? क्या करना है? काट देना है। 25 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, 125 से भी, 5 से भी काट सकते हैं, जिससे भी काटिए आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14। अब कैसे आएगा? थोड़ा सा ध्यान समझो, कटवा देते हैं, काट देते हैं, ध्यान समझिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले 5 से तो समझ में आएगा, ठीक ना, लेकिन टाइम वेस्ट है। तो अगर 5 से काटने जाइएगा तो 5 दूना 10 50 25। अब इधर देखो, इधर आइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10, कै गो जीरो? 3 गो जीरो। फिर काटो 5 से 50 25, फिर देखो 5 चौका 20, 5 चौका 20, कै गो जीरो? 2 गो। फिर 5 से काटिएगा तो 5 अठे 40, 5 अठे 40, इतना आ गया। अब देखो सबको गुना नहीं करना है, यहाँ पे सबको गुना नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे 6 जीरो 0, 16 से 16 जीरो 0, 16 का तो पहरा आता है, ठीक ना, तो 16 से गुना कीजिएगा तो 16 जीरो 0, आंसर निकाल रहे हैं 16 जीरो 0 और 16 अठे 128। अब देखो तो 80 लास्ट में कहाँ है? एक ही जगह है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक ना? पूरा गुना करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? नोट क्लियर हो गया बुआ? ये किसी को दिक्कत? तो अगर अच्छा यहाँ पे ध्यान समझो, ये क्वेश्चन ना अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो सीधा क्या पूछता है इसमें पता है कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए। अगर लड़का ध्यान समझो, अगर सिर्फ कहता 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए तो सीधे 4/5 की पावर 3 हो जाता, कहानी खत्म। 2 वर्ष का कहता तो सीधे 2 वर्ष का निकाल देते। क्लियर हुआ? आगे का पूछता तो क्या करते? सीधे होल वैल्यू का 5/4 से गुना कर देते। क्लियर या नोट क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए इतना तक समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। एक कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, एक परसेंटेज का, एक ध्यान रखिएगा आप वर्तमान से आगे जाना हो, वर्तमान से पीछे जाना हो तब, क्रैमूल से विक्रैमूल निकालना हो तब, विक्रैमूल से क्रैमूल निकालना हो तब। एक में देख लीजिए कितना डिस्कशन हो रहा है, ठीक ना? चलिए अब यही क्वेश्चन है, आपको अभी बताएं, ठीक ना? किसका क्वेश्चन है बुआ? बोर्ड मास का। बताइए सबसे पहले किसकी क्रिया? 3 चौका 4, इसमें जुड़ जाएगा 20, ठीक ना? उसके बाद बताइए 4 तिहाई 12, कितना आंसर? 8। क्वेश्चन नंबर का 8 है। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे समझिए। आगे कह रहा है पीतल में, देखिए एक पीतल के एक अर्धगोल कटोरा, कैसा कटोरा है? अर्धगोला। अब यहाँ पे समझिए, एक अर्धगोला कटोरा होता है, एक होता है फुल कटोरा, ठीक ना? एक होता है गोला, एक कौन सा होता है? अर्धगोला। एक होता है गोला बुआ, एक कौन सा होगा? अर्धगोला। अब बताइए इसका आंसर आपको पता चला है कि नहीं? इसका आंसर पता चला है? इसका आंसर जब भी निकालने जाइएगा, ठीक ना, तो आपको ध्यान समझो, ये अर्ध कटोरा है, ये कटोरा हो गया, कैसा होता है? अर्ध, ठीक ना? अब देखिए इस दोनों का फॉर्मूला लिखवा दे, पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, ठीक ना? देखिए कह रहा है कि
पीतल के एक अर्धगोले कटोरे का आंतरिक त्रिज्या कितना है? 3.5। देखिए आंतरिक त्रिज्या का मतलब अगर ये कटोरा मोटा रहता, कटोरा क्या रहता हुआ? मोटा, तो इसके अंदर की त्रिज्या का बात कर रहा है, ना कि बाहर। मान लीजिए मोटा रहता, किसकी बात कर रहा है? अंदर की, ठीक ना। इसको रंगना भी है कहाँ? इसके अंदर ही रंगना है, या रंगना है या क्या करना है? टीन चढ़ाना है। बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो बताइए अगर बाहर से कोई मतलब नहीं तो हम आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे कि बाहरी? आंतरिक, ठीक ना। तो किसी भी अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, अर्धगोला का क्या हुआ? अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr²। कितना होगा बुआ? 2πr²। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ ये पूरा क्षेत्रफल निकाल के दे देगा, इसमें कितना प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लग रहा है? 4। अब इसको आपको क्या करना है? जितना भी आएगा उससे कितना से गुना कर दीजिए? 4 से। कहानी समाप्त। बात समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है तो 2 × 22/7। पाई में तो कहीं आंसर नहीं दिया है, नहीं दिया है। उसके बाद बताइए आर कितना है? 3.5। तो 3.5 ऐसे कर सकते हैं 35/10 × 35/10 और गुने क्या कीजिए? 4। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है? कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है सर गोला, अर्धगोला, त्रिज्या, तो ये सब किस में आते हैं? 3 डायमेंशनल में, 3D में आते हैं, ठीक ना। तो 3D में आएंगे तो आप थोड़ा सा इसका फॉर्मूला जान लीजिए। चलिए एक तरफ गोला और एक तरफ क्या होना चाहिए? अर्धगोला। बताइए देते हैं, ध्यान समझो। एक तरफ लिखो गोला, लिखना नहीं है, समझना है। एक तरफ कौन हो जाएगा बुआ? अर्धगोला। कौन हो जाएगा बुआ? गोला और अर्धगोला। इसको स्फीयर बोलेंगे, इसको सेमी स्फीयर। एक होता है स्फीयर, एक क्या होगा? सेमी। गोला जो होगा पूरा होगा, ठोस होगा। गोला किस रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में। अर्धगोला ऐसे होगा। ये अर्धगोला हो गया, पूरा क्या हो गया? गोला हो गया। अगर हम बात करते हैं सर इसका, आप बताइए सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पूरा का पूरा इसका सिर्फ एक ही को निकलेगा, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं क्या होता है? ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब जो होगा बता देते हैं आप लोग को। देखिए ये जो है ना, इसका जो ऊपर वाला भाग है, खाली गोल गोल जो भाग है, एक जो गोल गोल भाग है, क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब गोला, गोला वाला भाग का क्षेत्रफल। लेकिन अगर कहे संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब चाहे वो चिपका हो तब, चाहे गोल हो तब, सब आ जाएगा। तो एक चीज बताइए, गोला का अगर हम वक्र पृष्ठ निकालने जाए, क्या निकालने जाए? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। कितना होगा? 4π। आई लिखवा रहे हैं, आपको याद कर लेना है, और हमेशा SSCGD में 2 नंबर का इससे पूछता है। तो बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। लेकिन अगर हम कहें गोला का, अच्छे अर्धगोला का वक्र संपूर्ण, अच्छे इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा गोल है, हमेशा क्या है? गोल है। अब समझिए। लेकिन अगर हम इसका कह रहे हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इतना ही ना गोल है, बाकी गोल है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा। तो यहाँ पे अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 2πr²। क्लियर है? नोट क्लियर? क्लियर। इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ भी यही होगा, लेकिन इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालने जाएंगे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण में क्या आ जाएगा सर? ई तो रहबे करेगा, ऊपर वाला जुड़ेगा कि नहीं? जुड़ेगा। यानी कि सर अब बताइए, यही ना हो गया? यही ना है। यानी कि सर ये तो नीचे वाला है ही गोला भाग, और ऊपर वाला भी तो जुटेगा, ठीक ना। तो एगो ऊपर वाला जुटेगा, तो ये बताइए एगो सर्कल है, ये क्या है? सर्कल। सर्कल का क्षेत्रफल πr²। तो सर यहाँ पे 2πr² तो रहेगा, साथ साथ क्या रहेगा? πr²। तो बताइए इसका कितना हो जाएगा? 3πr²। क्लियर है? नोट क्लियर? क्लियर हो गया। अब अगर इसका आयतन का बात करें, क्या बात करें बुआ? आयतन का। तो आयतन होता है 4/3πr³, ठीक ना। अब बताइए इसका सीधे ही क्या है? आधा। इसका क्या है? आधा। तो इसके आयतन का बात कीजिएगा तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? तो 2/3πr³। बस इसमें कितना से भाग कर दिए? 2 से। क्लियर हुआ? तो आप समझिए, एक एक करके बूंद बूंद से पूरा सागर भरता है, ठीक ना। तो आप समझिए आज आपको 2 चीज को कंठस्थ कर लेना है। एक आपके पास कौन सा? गोला, और एक कौन सा? अर्धगोला। ध्यान समझिए, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², ठीक ना। अर्धगोला का 2π। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। अब देखो थोड़ा सा, एक πr² का मतलब समझ लीजिए। अगर सीधे हम कह रहे हैं πr², किसका क्षेत्रफल? विरित का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? विरित का क्षेत्रफल। अगर हम कह रहे हैं 2πr², ये किसका क्षेत्रफल? अभी बताएं। वक्र पृष्ठ का, ठीक ना। किसका? अर्धगोलक। अगर हम कह रहे हैं 3πr², किसका? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका? अर्ध। अगर हम कह रहे हैं 4πr², किसका? क्लियर हुआ?
ठीक ना, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर और 4, ये चारों काम का है। चारों किसका है बुआ? काम का है। बस आपको यह देखना है कौन कहां पे लागू होने वाला है। क्लियर है? नोट क्लियर? आगे बढ़े, ठीक ना। तो आज क्षेत्रमिति में दो कंसेप्ट, गोला और अर्धगोला। फिर अगला जो क्वेश्चन आएगा उसके बाद पूरा कर देंगे। जैसे घन आया तो घन घनाभ करा देंगे, ठीक ना। बेलन आया तो बेलन अर्ध बेलन करा देंगे, खोखला बेलन करा देंगे। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, बताइए इसका मान पता चलेगा कि नहीं? चल जाएगा, आराम से बना लीजिएगा, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अब देखो इनमें तीनों गोतनी आई है, आइए तीनों गोतनी देखो, बड़की गोतनी, ठीक ना, मझली गोतनी और कौन सा? छोटकी। सबसे पहले कौन गोतनी काम करेगी? कौन गोतनी? छोटकी। छोटकी गोतनी की 5 में से 1, 6 में से 5 या 1। अब छोटकी गोतनी का काम खत्म। अब देखो ये 2 में 1 से गुना हो जाएगा, 2 8 दूना 16। अब 8 दूना 16 हो जाएगा तो पूरा का मान 0, पूरा का मान 0। अब देखो अब पूरा का मान 0 है, गौर समझिएगा, यही पे बोर्ड मार्क्स क्वेश्चन का समझ में आएगा। पूरा का मान जब 0 हो गया तो 0 में 31 से भाग दीजिएगा तो 0। अब इस सब 0, कितना 0? सब 0। अब यहां से जो बोर्ड मार्क्स का रूल नहीं जानेगा उसका गलत क्वेश्चन होना जरूरी है। कौनो कौनो क्या किया होगा, ये 5 और 2 7 को क्या कर देगा? जोड़ देगा। अब 5 और 2 7 को जैसा ही जोड़ के 0 से गुना कीजिएगा तो उसके हिसाब से सब 0। लेकिन बताइए अगर यहाँ पे गुना दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक ना, तो सबसे पहले गुना का क्रिया की प्लस का? गुना का। तो इसलिए 5 से सब में 0 कीजिएगा तो 5 0 होगा। क्या 2 0 होगा? नहीं, 2 0 नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले ही 5 में किसको जोड़ देते हैं? 2 को जोड़, आप समझिए तो बाहर है, बाहर से का मतलब है, ठीक ना, ये सब अंदर है, अंदर। गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा वो? गलत। सबसे पहले जोड़ना नहीं है, सबसे पहले जो काम है उसको देखिए, 5 के साथ क्या लगा हुआ है? गुना। अब 5 के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस। तो पहले गुना होगा कि पहले प्लस होगा? इस बात को ध्यान में रखना है। अगर पहले जोड़ दिया होगा सब 0 हो जाएगा, यहां से कहानी आपका क्या हो जाएगा? खत्म। एगो दिया होगा 43 करके इसे क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, ठीक ना। अब समझो यहाँ पे 0 7 50 ऐसे भी करके तो बताइए ये 0 हो गया, मेरा 5 0 होगा, क्या 2 0 होगा? नहीं। तो 7 दूना 50 में से 14 गया, 36 क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ? ये बोर्ड मार्क्स समझ में आ रहा है? कम से कम ये सब तो बनना चाहिए, सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, ये भी बन जाएगा ना। देखिए ये भी है, इसमें बड़की गोतनी छोटकी गोतनी सब है। अब देखो सबसे पहले छोटकी का क्रिया, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 क्या हो गया बुआ? खत्म, 1 बच गया। अब 7 में 7 से भागा कीजिएगा तो 1। अब बताइए कुछ नहीं करना, 19 8 जिसको पहाड़ा याद है उससे क्वेश्चन बन गया कितना? 152। बताओ टाइम लगा? नहीं, ठीक ना। तो जहां पे किसी क्वेश्चन में टाइम लगता है ना, तो कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है जहां आपको मैनेज करने को दे, ठीक ना। बताइए ये सब क्वेश्चन कितना आसान है, आराम से बन जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कथी, एक व्यक्ति है, अब ये समय चाल और किससे है? दूरी से। कह रहा है लोकेश ए शहर से बी तक यात्रा करता है, यदि अपनी कार को सामान्य चाल का 3/4 पर चलाता है तो वह शहर बी तक 24 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना मिनट देरी से? 24 मिनट से। अब देखो पहले एक चीज बताइए, अगर उसका चाल है कितना बुआ? 3/4। तो कल आपको चाहे हमेशा एक संबंध हमेशा आप याद रखिए, कौन सा? चाल और समय के बीच में। किसके बीच में? चाल और समय के बीच में आपको क्या याद रखना है? संबंध। इसका संबंध आपको पता है, सब चीज पता चल जाएगा, ये आप पढ़े भी होंगे, जान भी रहे होंगे, लेकिन यहां पे संबंध आ जाइए। क्या होता है समय, चाल और दूरी में? अगर आपका चाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो समय क्या होगा? कम होगा। आप लोग भी जानते हैं, अगर कहीं पे खूब तेजी से जाइएगा, खूब एस्लेटर को ऐंठ लिए, तो खूब एस्लेटर को ऐंठ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? समय कम लगेगा। तो सीधी सी बात है, चाल को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे चाल को घटा दिए, चाल को क्या किए? घटा दिए। अब चाल घटा दिए तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। क्लियर? तो दोनों में कैसा रिलेशन है? तो दोनों में जो रिलेशन रेसिप्रोकल का है। नहीं हो गया? रेसिप्रोकल का नहीं हो गया। अगर समय बढ़ेगा तो चाल, ठीक ना, दोनों जगह समय लिख दिए, एक जगह क्या लिख दे? चाल। अगर समय बढ़ रहा है तो चाल घटेगा। क्लियर है? नोट क्लियर? अब इसके रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में रेशियो का क्या संबंध होगा। तो रेशियो का भी उल्टा संबंध, नहीं समझे? रेशियो का भी क्या होता है बुआ? उल्टा संबंध। अगर हम कहते हैं कि ए और बी है, ए और क्या है? बी है, इनके चाल का अनुपात, इनके चाल का जो अनुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 3/4। तो अगर चाल का अनुपात 3/4 दिया है तो समय का अनुपात बताइए। तो कहिएगा 4/3। तो इस 2 गो वाला में तो आसान है, ठीक ना। अगर यह कह दे 3 गो वाला, ए है, बी है, सी है, 3 व्यक्तियों का चलिए समय का अनुपात दिया हुआ है 3/4/3।
5। तब बताइए इनके चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, यही ना क्वेश्चन है। तब बताइए चाल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो अगर बताइए किसके चाल का अनुपात पता करना है, 1 का, तो 1 को क्या करेंगे, तोपेंगे। तो 1 को तोपेंगे तो 5 चौका 20। उसके बाद बताइए बी का अनुपात निकालना है तो 5 तिहाई 15। बी का अनुपात निकालना है तो 5 तिहाई 15। अगर सी का निकालना है तो सी को तोप देंगे तो 4 तिहाई। क्लियर नहीं हुआ, हो गया। तो 2 वाला रहेगा तभी भी चेंज कर सकते हैं, 3 वाला रहेगा तभी भी चेंज कर सकते हैं। 10 दिन जो पीछे क्लास करा है उसका फायदा मिल रहा है ना, ठीक ना। बहुत सारा क्वेश्चन, आधा से क्वेश्चन आपको वो क्लास करा में मिल गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते जाइए। हम एक एक क्वेश्चन को ऐसा डील कर रहे हैं जैसे आपको पता नहीं हो, ठीक ना, या आप कुछ नहीं जानते हैं। समझ में आया। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन पे आते हैं तो देखिए इसका पहले मतलब समझो। चाल क्या है, 4 से कितना हो गया 3, यानी कि पहले का चाल जो होगा और बाद का चाल। तो पहले का चाल जो था उसका चाल कितना था, तो पहले 4 था, 4 से कितना कर दिया 3। चाल घटा या बढ़ा, घटा। तो देर से पहुंचिएगा कि जल्दी, देर से। चाल घट गया तो क्या करेंगे, यहां पे रहो सब, यहां पे एक क्लास में रहना है, ठीक ना। अब बताइए अगर चाल का अनुपात यह है तो समय का अनुपात 3:4। अंतर किसका दिया हुआ है, समय का। 24 मिनट किसका अंतर दिया हुआ है, समय। तो समय का अंतर यहां से निकालिए तो कितना मिनट है, 24 मिनट दिया हुआ है बुआ। कितना समय का अंतर हो गया, 24। अब बताओ तो कह रहा है कि ओरिजिनल चाल से चलता तो कितना मिनट, तो ओरिजिनल यही ना समय है, ठीक ना। तो ओरिजिनल समय कितना लगता, तो 3 × 24 बराबर। अच्छा, दोनों के बीच में कितना का अंतर, 1 का, दोनों के बीच में 1 का। तो 1 का वैल्यू कितना 24, तो 3 का वैल्यू 72 मिनट। क्वेश्चन का आंसर। इससे आसान इस क्वेश्चन को बनाने का कोई तरीका नहीं होगा, विथ कंसेप्ट। किसके साथ, कंसेप्ट। ऐसा ना कि कुछ बना दिया ट्रिक और एक जादू की तरह, उस तरह से नहीं, कंसेप्ट के साथ चलना। आपको बताएं चाल होगा तो उसका उल्टा कौन होगा, समय। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। एक, हाँ बोलो। अरे 3 में गुना तो करा, ओरिजिनल जो पूछेगा वही ना, वो अपनी कार समान चाल से, तो इसका समान चाल यही ना हुआ, समान चाल उसका यही ना है चाल, मतलब ओरिजिनल चाल उसका कितना है 4, ठीक ना। ये तो घटना गया है, पूछता घटने के हिसाब से जाता तब कितना टाइम लगता, तब वो निकल। तब कह रहा है उसे कितना समय लगा, तो सामान्य चाल या, ठीक ना, तो सामान्य समय या, बढ़ा हुआ चाल या, तब समय या। अब देखो ना यहाँ पे एक और बात समझिए, देखिए चाल कम हुआ, ए बुआ ध्यान समझो, चाल क्या हुआ कम, तो देखो तो समय बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। सब चीज क्लियर हो रहा है, ठीक ना। ए हटा दे, किसी को दिक्कत नहीं सर। अगला देखिए, ये समझना है चाल और समय और का बीच क्या क्या है संबंध। इस संबंध को नहीं समझिएगा आपका संबंध गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, इसलिए इसको संबंध को समझना होगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, 52 नंबर है, क्या है 53 नंबर, जो दोनों में कहीं से भी आपका ऑप्शन नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। कह रहा है कथी, इसको कहते हैं 2 क्रमिक छूट। कौन सा हुआ, क्रमिक। जब भी आपको क्रमिक छूट का बात करें, किसका बात करें, क्रमिक छूट। एक क्वेश्चन हमेशा रहता है एसएससी में, एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो अगर क्रमिक छूट का बात करें तो क्रमिक छूट का फॉर्मूला होता है A + B - A × B/100। यही क्वेश्चन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्रमिक छूट का। अब देखो एक जगह क्या है 18.5, एक जगह क्या है बुआ 18 अगर यह 18.5 है, बताइए प्लस क्या करेंगे 11.5, अब माइनस क्या करेंगे 18.5 × 11.5 बट्टा में 100। तुम एक चीज देखो, इस दोनों को जोड़ कर देखो कितना आ रहा है, इस दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है बुआ, 30 आ रहा है। गौर कीजिएगा, ऑप्शन दीजिए, इसका लिखना होगा। ऑप्शन तो बुआ थोड़ा सा लिख दे, ऑप्शन लिखिएगा, देखिए बिना कैलकुलेट किए आपका आंसर आएगा। क्या नंबर है क्वेश्चन 52। देखिए एक में इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहले 52 को समझ लीजिए, 52 को 27.8725। बी में जो ऑप्शन दिया काहे ऑप्शन लिख रहे हैं, ध्यान समझिए 30%। तीसरा में जो ऑप्शन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 32.1275%। और डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 27%। अब एक चीज समझो, यहां पे देखिए ये जो है 30 में से यहां तो कुछ ना कुछ घटने वाला है, गौर समझिए, इसीलिए बोलते हैं सेट ज्वाइन कीजिए, बहुत चीज मिलेगा आपको। देखो तो इसमें से 30 में से कुछ ना कुछ घटेगा, तो हम जान रहे हैं कि जब सर 30 में से कुछ ना कुछ घटेगा तो क्या यह 30 आंसर हो सकता है, नहीं सर। क्या यह 32 आंसर हो सकता है, तो और बेवकूफ वाला आंसर नहीं हो सकता। अब देखो क्या यह पूरा का पूरा कट रहा है, नहीं सर नहीं कट रहा है, तो कम में दुइये गो है, या तो यह 27% है, यहाँ कितना परसेंट है 27, नहीं तो 27.8725%। तो जब पूरा कटने वाला रहता तो मेरा आंसर 27 लेते, लेकिन पूरा कटने वाला नहीं है, इसलिए मेरा आंसर कौन सा हो गया 27.8725। बिना कैलकुलेशन का बाई ऑप्शन आंसर आपका निकल जाएगा। नहीं तो इसको कैलकुलेट करने जाइएगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्लियर है, नोट क्लियर, क्लियर हुआ ना। तो क्वेश्चन समझ में आया, बस इस फॉर्मूला को याद रखिए। क्रमिक छूट का फॉर्मूला क्या हो गया, A + B - A × B/100।
एक बात समझिए सर, 3 को क्रमिक छूट दे देगा तो क्या करेंगे, तो ये जो रिजल्ट आएगा उसको ए मान लेंगे और फिर आगे वाला को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक ना। तो 3 को वाला आएगा भी अबे करेगा, इतना सेट मारिएगा तो अबे करेगा, बता देंगे उसमें। क्लियर या नॉट क्लियर, क्लियर, ठीक ना। चलिए आगे देखिए क्या चीज, अच्छा हाँ उसी में एक क्वेश्चन था, यदि समान ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है बुआ, 42 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 43 रुपया, तो इसका मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। अब देखो इसमें चाहिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का क्या करना चाहिए, संबंध, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, चलो इसको यहाँ पे फिर ही आ जा रहा है, अच्छा ठीक है उसको बताते, पहले इसको देख ली, उसको भी बता देंगे, पहले वाला देख लो। ये क्या करे, एक व्यक्ति ने वस्तु को कितना में खरीदा, 217 में, कितना में खरीदा हुआ, 217। अब 217 में क्या, सॉरी बेचता है, 217 में क्या करता है, बेचता है। अब गौर से समझिएगा, उसको लाभ कितना का हो रहा है, 8.5% का, तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य। अब बताओ यहाँ पे लड़की अभी जो बताए हैं कंसेप्ट, उस हिसाब से आपको कहाँ आना है, विक्रय मूल्य से कहाँ आना है, क्रय मूल्य में। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कि सीधा गुना, उल्टा गुना। अब देखो यहाँ पे इतना का हमको क्या हो रहा है, लाभ, क्या हो रहा है, लाभ। अब देखो 8.5% निकालने जाएंगे तो लाभ होगा, 8.5% का भिन्न में मान निकालने जाएगा तो टाइम लगेगा, ठीक ना। इसलिए आप सीधा सीधा क्या कीजिए, इसको कर दीजिए, लाभ का मतलब क्या, 100, लाभ का मतलब बताओ कितना, 108.5 अब बट्टा में 100, यही ना होल वैल्यू हो जाएगा। लाभ हुआ तो इतना 108.5, ठीक ना। अब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 217। अब बताओ विक्रय मूल्य से कहाँ आना है, क्रय मूल्य, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कि सीधा गुना, उल्टा गुना, तो कितना हो जाएगा वो 100 अब बट्टा में 108.5। अगर वो 108.5 दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके पास दिया। देखो कितना आसान है, 108 दूना 200, बोलो 108 दूना 217 नहीं हो जाएगा। अब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना, 200। यही क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा ना, किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं। आपको क्या करना है, इसका कंसेप्ट, लड़की इसका कंसेप्ट बता दिए, इसका कंसेप्ट बता दिए, होल वैल्यू का क्या कर लेना है, उल्टा गुना। अगर यह क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना रहता तो होल वैल्यू का सीधा गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक्स और वाई का व्युत्क्रमानुपाती हो तो निम्नलिखित में से कौन सा। इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्या किए हैं, गलत किए हैं, ठीक ना। देखो पहले एक होता है समानुपाती, क्या होता है बुआ, समानुपाती या अनुकर्मानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती है तो उसको छोड़िए, ये होता है अनुकर्मानुपाती। अनुकर्मानुपाती क्या होता है, ये ध्यान समझो, लड़का इधर ध्यान। अनुकर्मानुपाती में क्या होता है, जो संबंध x का y के साथ होगा, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, अगर x घट रहा है तो y भी घटेगा। क्लियर है, नॉट क्लियर। अगर कहीं भी अगर हम अनुपात भले सॉरी अनुकर्मानुपाती या विकर्मानुपाती का साइन हटाते हैं, ठीक ना, तो इसमें मेरा आता है कांस्टेंट। क्या आएगा बुआ, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को के कहिए अपने मन से कुछ भी, तो बराबर में के अब बट्टा में क्या हो जाएगा, y। ये संबंध बन के आता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कौन सा प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कौन सा हो गया बुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इधर कौन सा है, इनवर्सली। तो इनवर्सली का मतलब क्या हो गया, उल्टा। जो अभी बताए हैं समय और किसके साथ, चाल के साथ। बुआ थोड़ा सा जाके साइकिल हटा दो तो जाओ तो जल्दी। चलिए अब यहाँ से समझना है, ये ध्यान समझो। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये x बराबर क्या हो गया, के वाई, क्या हो गया बुआ, के वाई। ये कब रहेगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तब। लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, किसका, इनवर्स, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यही ना होगा। अब देखो यहाँ भी तो कोई ना कोई होगा, कुछ ना कुछ बराबर आएगा, तो k बट्टा y। अब इसी को देखो तो x y बराबर में k, यही ना ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है, नहीं हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। अब बताइए छोड़ के आए होइएगा या नहीं बनाए होइएगा, था कुछ में। तो एक समझना है इनवर्सली का कंसेप्ट और एक समझना है डायरेक्टली का कंसेप्ट। ये दोनों पता रहेगा। इनवर्सली में उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक ना, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ठीक ना। डायरेक्टली में क्या होता है, एक बढ़ा दूसरा बढ़ा, दूसरा घटा पहला बढ़ा, अब पहला घटा, ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, औसत का है। क्या है बुआ, औसत का। अब देखो ध्यान समझो, औसत में तुम चार को बात आपको बता दिए। औसत में क्या समझना है, अगर औसत का बात करें, औसत चाल का बात करते हैं। किसका बात करते हैं बुआ, औसत चाल का बता दिए, ठीक ना। दुनिया का कोई भी औसत चाल निकालना हो, क्या निकालना बुआ, दुनिया का कोई भी औसत चाल निकालना हो, 2 मिनट लगेगा। दुनिया का कोई भी औसत चाल निकालना हो, क्या हो जाएगा, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, कुल समय। ये औसत चाल है, किसी के लिए भी औसत चाल हो गया। लेकिन इसमें कह देगा कि समान दूरी के लिए, किसके लिए हुआ, समान दूरी के लिए। दूसरा पेज ले लेते हैं। अगर कह देगा समान दूरी के लिए, समान दूरी हो और कितना चाल हो, 2 चाल हो। कितना चाल हो बुआ,
2 चाल। तो इसके लिए आपका जो है 2 चाल, जैसे कि ए गया x किलोमीटर प्रति घंटा से, आया y किलोमीटर प्रति, बताइए समान चाल हो गया कि नहीं, हो गया। या एक दूरी है, इस दूरी को आधा आधा बांट दिए, आधा आधा बांट दिए, ठीक ना। जा रहा है किससे, जा रहा है सर x किलोमीटर प्रति घंटा से, और आ रहा है y किलोमीटर प्रति। इस स्थिति में जो औसत चाल हो जाता है, इस स्थिति में औसत चाल, तो यहाँ पे बताइए औसत चाल इक्वल टू, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। औसत चाल इक्वल टू होता है सर 2xy बट्टा में x प्लस y। क्लियर है नॉट क्लियर, क्लियर। लेकिन यहाँ पे कह दे 2 चाल के लिए, यहाँ पे कितना चाल के लिए कह दे, 3 चाल के लिए। यहाँ पे कितना चाल के कह दे बुआ, तो यहाँ पे अगर 3 चाल कह दे, 3 चाल के लिए, तो 3 चाल मतलब गया x से, x किलोमीटर प्रति घंटा से, आया y किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर गया z किलोमीटर प्रति घंटा से। दूरी क्या है, एक ही है। अगर ये दूरी a है, दूरी क्या है, b है, तो गया x किलोमीटर प्रति घंटा से, आया y किलोमीटर प्रति घंटा से, अब फिर गया z किलोमीटर प्रति घंटा से। तो दूरी सबके लिए सेम हो गया कि नहीं, ठीक ना। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना है, आया फिर कहा एक समबाहु त्रिभुज दे देगा। कौन सा त्रिभुज, समबाहु। अगर समबाहु त्रिभुज दे दिया, कौन सा दे दिया बुआ, समबाहु। कह रहा है कि गया x किलोमीटर से a से b, फिर b से c गया y किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर a से c कहाँ गया, z किलोमीटर प्रति घंटा से। तब औसत चाल क्या हो जाएगा, ठीक ना। या ऐसे कह दे, एक रस्सी दे दे, कहे कितना भागों में बांट दिए बुआ, 3 भागों में बांट दिए, तीनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, y है, और यहाँ पे क्या है, z है। तब इसमें कहेगा औसत चाल बताओ, तब बताओ इसका औसत चाल क्या हो जाएगा। तब कहिएगा सर इसका औसत, जल्दी बताइए, औसत चाल इक्वल टू हो जाएगा 3xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx, यही ना होगा, ठीक ना। इसको जितना पता हो गया SSCGD में 2 नंबर पक्का कंफर्म है कि इससे 2 नंबर आएगा तो आएगा, ठीक ना। क्या कि हर साल औसत चाल से क्वेश्चन ना आता है तो आता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, किस पे आते हैं बुआ, क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना से बुआ, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से कहाँ जा रहा है, अहमदाबाद, और उसी मार्ग से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस भी आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। तो बताइए एक ही है कि नहीं, कलकत्ता से अहमदाबाद एक ही ना दूरी है, दूसरा दूरी है नहीं। जा रहा है कैसे, 4 किलोमीटर प्रति, आ रहा है कैसे, 12 किलोमीटर प्रति। तो बताइए तो औसत चाल इक्वल टू 2xy बटा x प्लस y। तो 2 गुने 4 गुने 12 अब बट्टा में 4 प्लस 12, काट दीजिए आंसर आ जाएगा 2 गुने 4 गुने 12, अब 12 4 16, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। दिक्कत किसी प्रकार कोई दिक्कत हुआ नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया 56 के बाद देखिए याद रखना है औसत किसी के लिए भी क्या हो जाएगा, कुल दूरी बट्टा कुल समय। इसको याद रखना है कि समान दूरी हो 2 चाल के लिए ये फॉर्मूला और 3 चाल के लिए यह फॉर्मूला। इसके बाद समझिए एक व्यक्ति के आय में और व्यय में, आय और व्यय वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है बुआ, आय और व्यय वाला। देखिए किसी का व्यक्ति का अगर हम निकालते हैं आय, क्या निकालते हैं बुआ, आय। अब एक चीज बताओ, आय निकलेगा तो निकलेगा कैसे सर, बताइए, हो जाएगा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आय निकलेगा कैसे, तो किसी व्यक्ति का आय निकालना है, मान लीजिए मेरा आय निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, तो जितना हमने किसी भी व्यक्ति का आय, तो जितना हमने बचत किया और जितना खर्च किया उस दोनों को जोड़ देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बचत यानी कि व्यय अब प्लस में खर्च, इसी से ना आय निकालते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अगर हम कहें व्यय बताओ, व्यय कैसे निकलेगा, तो कहिएगा सर व्यय इक्वल टू हो जाएगा, बताइए जल्दी, व्यय इक्वल टू हो जाएगा आय माइनस खर्च। क्लियर है नोट, क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, यहां से कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब ध्यान समझो, यहां पे देखिए किसका किसका अनुपात दिया हुआ, आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। कितना अनुपात है, 6:5, ठीक ना। आय और किसका अनुपात हो गया हुआ, व्यय का। आयों में कितने % की वृद्धि, 40%। तो देखो यहाँ पे 40% निकालने जाइएगा ना, ध्यान समझिए, 6 का 40% निकालने जाइएगा तो तरीका सा हार्ड हो जाएगा, ठीक ना। अब हम आपको बताए थे औसत में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, तो हम इसको कितना बना लेंगे, 60, इसको कितना बना लेंगे, 50। किसी को कोई दिक्कत होगा, किसी का 2 कट्ठा जमीन जाएगा, नहीं ना जाएगा। अगर हम इसको 60 कर लिए, 50 कर लिए तो नहीं जाएगा। तो अब बताइए, अब इसका 40% निकालना कम कह रहा है, 40% की वृद्धि। अब बताओ 40% की वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए। 10% का मान 6, 40% का मान 24, अब 24 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 84। ये हो गया 84। लेकिन व्यय में कितना % की कमी, 20, तो 20 का कमी हो जाएगा तो 40, 10 का मान, तो यहाँ पे सर 20% की कमी
और यहाँ पे 40% की। आप लोग को क्वेश्चन बनाते समय सब नहीं लिखना है, हमको समझाना है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक ना। अब बताइए 84 आ गया, कितना आ गया 40। बाकी में कहता है प्रारंभिक आय। अब बताइए प्रारंभिक आय, आय है या व्यय है? व्यय है। प्रारंभिक व्यय कितना है यहाँ पे 50, और ओरिजिनल में कितना दिया हुआ है 4,50,000। कितना दिया हुआ 4। तो बताइए तो यहाँ पे व्यय कितना बताए थे, जिससे पूछेगा उससे तुलना करना है। तो यहाँ पे व्यय अनुपात 50, तो यह अनुपात 50 किसके बराबर 4,50,000 के बराबर, ठीक ना। पूछ क्या रहा है अंतिम बचत, अंतिम बचत। अच्छा आय है व्यय है बचत कहाँ है पता है पता। सर आय में से व्यय को घटाइए, आय में से किसको घटाएंगे? देखो बचत, बचत का मतलब क्या यही ना, व्यय खर्च आय, ठीक ना। वही बचत क्या होगा, आय में से व्यय को घटा दीजिएगा तो बचत नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे ना व्यय, ये खर्च नहीं होगा, यहाँ पे बचत होगा बुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा बचत, खर्च और व्यय तो दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बचत, आय में से व्यय को घटा दीजिएगा तो बचत। तो बताइए कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, देखो ना कितना हो जाएगा 44। तो बताइए 50 का मान कितना दिया हुआ है, तो 50 का मान इतना, तो एक का मान नहीं निकल जाएगा, तो 44 का मान नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसमें क्या कीजिए 4,50,000, अब बट्टा में क्या कीजिए 50, अगुने क्या कीजिए 44, ठीक ना। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 1 नंबर आना चाहिए। नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, 1 नंबर आ जाएगा। पन्नावा 45, 9 पे 3 को 0, 9 चौका 36 आ गया, ठीक ना। यही, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? नोट क्लियर, क्लियर, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन हो गया 57, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें, ये किसी को दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला देखिए। हाँ हो गया, बस लास्ट है। अब दुगो के लिए काहेला छोड़ेगी, ठीक ना, 60 तक। चलिए बताइए केतन ने एक शर्ट कितना में खरीदा 5%। लाभ पर देखो देखो इसने, केतन कौन है, केतन है कुछ भी हो, केतन एक शर्ट खरीदता है और उसे महेश को 5% के किस पे बेच देता है, लाभ पर। हमको मतलब है 5% के लाभ पर बेच दिया। महेश ने उसे डेविड को 24% के हानि पर बेचा। डेविड ने लास्ट रूप से कितना में खरीदा 3990 का भुगतान। तक केतन द्वारा खरीदी गई शर्ट का कीमत। एक चीज बताओ, हमने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा। तो ये बात आगे का आ गया कि पीछे का आ गया? आगे। कितना का आ गया? आगे का। तो सर ये आगे का बात है, 3990 कब का बात है? आगे का। तो हम क्या कर लेंगे 3990 लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब बताइए हमको पीछे आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना या सीधा गुना, ये कंसेप्ट बताया है। होल वैल्यू का उल्टा गुना कहाँ करना है, होल वैल्यू का सीधा गुना। अगर उस कंसेप्ट को समझ गया 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको केतन के पास आना है, तो केतन के पास आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कि सीधा गुना? उल्टा। अब पता 5% के लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, तो 5% के लाभ का मतलब हो जाएगा 1/20। अब लाभ हो रहा है तो 21/20, 21/20 कीजिएगा, लेकिन यहां उल्टा गुना कीजिएगा 20/21 गुणने। अब बताओ यहाँ कितना का हानि 24 का, तो 24% हम निकालने नहीं जाएंगे, सीधे हानि लिखेंगे। तो हानि हो रहा है तो यानी कि इसका 24% हानि का मतलब 84/100, यही ना होगा। तो हम इसको 100/84 कर दे, सॉरी 86, 24 है तो 86 हो जाए, तो 100/86 कर दे। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इसको काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा? हाँ सही है, कितना का है तुम लोग, हमको भी हमारा दिमाग, ठीक ना। 76 कितना हो जाएगा बुआ 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100/76। अब काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये किसी को दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट है, उसके बाद लास्ट है। 19 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है 41। इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज बताओ, गौर से समझना, औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। कौन वाली संख्या? बीच वाली। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लास्ट का 2 कंसेप्ट सीख के जाइए, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, यही है। बाकी लास्ट वाला में कुछ नहीं है। कह रहा है इसमें क्या, कितना का 48 होगा, तो इसमें देखना रहो कितना का 4% निकालेंगे तो 48, तो 12 का निकालेंगे तो नहीं हो जाएगा, ठीक ना। इसको शॉर्टकट में भी बताना है तो मान लीजिए x का 4% इक्वल टू कितना 48, परसेंटेज का मतलब 100, तो x बटा बउआ की तरह बनाइएगा तब, तो 4 ये कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये कहाँ चला गया 100 गुना, अब 4 से काटिएगा तो कितना 1200, और नहीं तो सीधा आप देख लीजिए किसका 4%, तो सीधे दिखाई दे रहा है 12 का 4% कितना 48, 1200 का हो गया, कहानी खत्म। तो ये 60 नंबर आपका क्लियर हो गया। लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, औसत वाला। प्राकृत संख्या का औसत कितना दिया हुआ है बोलो? अब 21 दिया, 41 दिया। अब समझो मेरे पास कि अगर हम कह रहे हैं, यहां समझिएगा 41 दिया हुआ ना, तो देखिए औसत का मतलब होता है बीच वाला। औसत का मतलब क्या हो गया? बीच वाला। कितना संख्या है पूरा 19 संख्या है ना, 19 का मतलब क्या हो गया सर? इधर कितना हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को इधर होगा
और 9 वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर होगा, यही ना संख्या होगा। और ये कहाँ रहेगा बुआ, बीच में, ठीक ना। अब बताओ बीच में रहेगा तो 41 के बाद 40 40 39 38 37 36 35 34 33 और कितना 32, तो आंसर कितना आ गया 32। क्लियर हुआ। लेकिन अगर ये लंबा दे देते कहाँ कहाँ गिनते जाइएगा, नहीं ना गिनते जाइएगा, ठीक ना। अब देखो इधर जाना है तो जोड़ के जाना है, इधर जाना है तो कैसे जाना है, जोड़ के जाना है। तो अगर पीछे का संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, कौन सी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, कौन सी संख्या पूछे बुआ, छोटी। तब देखिए औसत, औसत दिया हुआ है, यहीं से ट्रिक बन गया, औसत माइनस, ये ध्यान समझो, औसत माइनस कितना संख्या दिया है, संख्या -1, अब बट्टा में क्या कीजिएगा 2। छोटी संख्या पूछे तो औसत माइनस संख्या -1 अब बट्टा में 2। अगर बड़ी संख्या पूछे, कौन पूछे बुआ, बड़ी संख्या पूछे तो औसत यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा संख्या माइनस में 1 अब बट्टा में 2। बुआ ध्यान समझो बस 1 सेकेंड। अब बताओ यहां पे तुम्हारा संख्या औसत कितना है 41, संख्या कितना है तुम्हारा 19 अब माइनस में 1 अब बट्टा में 2। देखो 41 माइनस, उसके बाद देखिए 18/2 9, 41 माइनस 9 कितना आंसर 32 आ गया, बन जाएगा। आगे का पूछता तो इसी में क्या कर देते, जोड़ देते, ठीक ना। क्लियर या नोट क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए 59 नंबर एक नंबर था, हो गया, ठीक ना, 59 नंबर हो गया। चलिए 60 नंबर हो गया, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लोग कल किसका करेंगे बुआ, समान ध्यान का, ठीक ना। इतना ध्यान में समझिएगा। और इसी तरह से आपका जो है प्रत्येक सेट का क्वेश्चन आंसर आपको कराते रहेंगे, एक एक सेट क्लियर करके आपको में एग्जाम सेंटर में पहुंचना है, ठीक ना। बोलो हाँ, ये भेज देंगे बुआ, भेज देंगे। अभी इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक ना। अगर आपको भी चाहिए इसका PDF जो भी सॉल्यूशन कराए हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर हो गया 9504111765, ठीक ना। चलिए कहीं से भी हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये करके जाना है आपको, यानी कि पूरे PYQ का सॉल्यूशन देख के जाना है, करके जाना है डिस्कशन। चलो यहाँ पे सब